हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ्स गुरुजी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कक्षा 9 की गणित को चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप लोगों को मैथ्स का सिलेबस और अध्याय वन संख्या पत्ती की प्रश्नावली 1.1 को पढ़ा दिया गया है। आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप लोग वहां से वह वीडियो ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें परिभाषा पता होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, जैसे 1.23 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसी बहुत सी प्रकार की संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वे कैसी संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे कैसी संख्या कहलाती थी, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो देखिए, एक हम नोट पॉइंट देख लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, यह एक परिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्न एक पूछा जाता है पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम बताएंगे पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 पूछा जाता है कैसी संख्या है, तो वो कैसी बताएंगे, वह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल्स नंबर्स, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखते हैं। एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसे रियल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए, हमने अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं को देख लिया है क्या होती हैं। अब देखिए, हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इनमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो देखिए पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, दूसरा क्या पूछा गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका भी आंसर देखेंगे। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इन तीनों पॉइंटों को देखें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका अगर हल लिखेंगे तो हल में क्या लिखेंगे, सत्य। ये क्या है, ये कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, एक संग्रह होता है। तो वे कैसी कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब ये वर्गमूल का निशान लगा है, इसके अंदर जो m है, m एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, जिन्हें हम गिनने के रूप में यूज करते हैं अनंत तक। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि √m के रूप का नहीं होती, ठीक है, √m के रूप की नहीं होती हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है,
ये भी कथन कैसा है, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर होती हैं परमेय और अपरमेय संख्याएं, लेकिन यहाँ पूछा गया वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो लिखेंगे कैसे हम, देखिए असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार देखिए हमने प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से सॉल्व कर लिया, और कैसे लिखना है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्याएं होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इसका हल क्या हो जाएगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते। जैसे √4 कोई संख्या है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या पूछा गया था कि अपरमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। इसी प्रकार 16 का 4 और √25 का कितना होता है, 5। यह सभी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो देखिए इसका हमने आंसर दे दिया, क्या नहीं होते हैं, ठीक है। और 3-4 हम लोगों ने उदाहरण देख लिया है, प्रश्न में एक पूछा गया था। देखिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए। आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखी होगी पाइथागोरस प्रमेय, यदि नहीं पढ़ी है तो देखिए हम आपको बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे समकोण कोई त्रिभुज होता है, इसका ये लंब होता है, इसका ये क्या होता है, कर्ण, और ये क्या होता है, आधार। तो ये पाइथागोरस प्रमेय की जो 3 भुजाएं हैं, इनके बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए इसी का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे कि √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए इस रेखा पर हमको √5 प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यदि हम कर्ण का वर्ग करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, √5। ये जो भुजा है ये हमें कितनी प्राप्त होनी चाहिए, √5। तो यहाँ पर हम आधार और लंब कितना रखें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, √5। उसके लिए देखिए अगर हम यहाँ आधार कितना लेते हैं, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, और इधर अगर लंब हम कितना ले लें, 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, और इधर वर्ग लगा था तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो ये कितना हो जाएगा, √5। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हमें आधार कितना लेना पड़ेगा, 2, और लंब कितना लेना पड़ेगा, 1। तो देखिए अब इसको हम चित्र बनाएंगे पटरी प्रकार की सहायता से, अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम पटरी से एक रेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार हमने एक क्या खींच ली, रेखा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहीं से भी हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 0, इधर से हम नंबर डाल लेंगे 1-1 इंच पर। देखिए 1 2 3 4 5, इसी प्रकार इधर कर लेंगे 1 2 3 4 5। देखिए ये 0 है, ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, 2, ये 3, ये 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब हमको √5 यहाँ पर निरूपित करना है। तो हमने अभी क्या निकाला था, ऊपर क्या निकाला था, कर्ण का जो वर्ग था वो कितना था, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसका हमें यहाँ पर आधार और लंब का क्या मान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना आ जाए, हमें √5 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए देखिए लंब हमने 1 लिया था और आधार कितना लिया था, 2। इसका वर्ग किया था, इसका भी वर्ग किया था, तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने आधार कितना लिया, 2। तो हमने ये हमारा आधार है, तो यहाँ पर हमें 2 इकाई लेना है। तो 1 और 2, यहाँ तो 2 इकाई तक हमने क्या ले लिया, 2 इकाई तक हमने ले लिया आधार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंब हमने कितना लिया था, 1। तो हमें ऊपर कितना चलना पड़ेगा, 1। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये 2 वाला जो पॉइंट है इस पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर लंब। तो लंब डालने का तरीका देखिए 2 प्रकार से होता है, या तो आप चांदा का प्रयोग करके डाल लीजिए, फिर आप प्रकार की सहायता से डाल लीजिए। अगर यदि आपके पास चांदा है तो वहाँ पर आप ऐसे रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा के और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे।
तो मान लीजिए हमने ये क्या डाल दिया, लंब। अब ये क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। जब इसको आपस में मिला देंगे तो ये वाली जो भुजा आएगी ये कितनी आ जाएगी, 5। अब देखिए ये तो हमें पता चल गई ये कितनी है, 5, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2। अब देखिए हमें ये √5 जो है इस रेखा पे क्या करनी है, प्रदर्शित करनी है। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ से हम प्रकार रख के यहाँ पे ऐसे क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे। जब ये चाप लगा देंगे तो ये जहाँ पर लाइन पर काटेगा वहीं पर क्या पॉइंट रख देंगे, C रख देंगे। तो यहीं पे इसका मान क्या हो जाएगा, √5। तो इस प्रकार हम √5 को रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। तो देखिए इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसको O दे देते हैं, इसको A देते हैं, इसको क्या देंगे, B, और ये जो मतलब कि चाप लगाया था वहाँ पर क्या दे देते हैं, C। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई की दूरी पर OA लेकर लंबाई पर एक लंब AB बनाया जिसकी लंबाई 1 इकाई हो। देखिए 0 से 2 इकाई के बीच में OA एक क्या बनाया, आधार, और OB क्या है, एक कर्ण है, और ये क्या डाला है, AB क्या डाला है, एक लंब। तो इस प्रकार से हमने √5 को इस रेखा पर क्या कर दिया, निरूपित। और देखिए आगे क्या लिखेंगे, इस प्रकार OB की लंबाई √5 होगी। अब O को केंद्र मानकर तथा OB त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर चाप लगाया जो C पर काटता है। इस प्रकार OC बराबर √5। आप लोग देखिए ये जो हमने लिखवाया है इसी की सहायता से आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से ये बना के देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को समझा दूंगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।